लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा होगा कि द ईयर वाज 1885, जहां पर दो साइंटिस्ट एक साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। एक का नाम था जे जे थॉमसन और दूसरे का नाम था ई गोल्डस्टाइन। दूसरे का नाम था ई गोल्डस्टाइन। अब ये दो साइंटिस्ट एक साथ ही चले थे रास्ते पर पहले किसको सक्सेस मिल गया? जे जे थॉमसन को 1897 में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का श्रेय जाता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है? इसको जाता है। तो ये ई गोल्डस्टाइन नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर जारी रखा और इन्होंने क्या किया, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी में लग गए और बड़ा ही सरल तरीके से इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया है, जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका श्रेय किनको जाता है? ई गोल्डस्टाइन को जाता है, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो लिखिए, इन द ईयर 1885, in the year 1885, E. Goldstein modified the discharge tube experiment. Modified the discharge tube experiment and did series of experiment to find the positively charged proton. अब इनको ये लगा कैसे कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा? इसका एक लॉजिक क्रिएट होता है। कैसे, उसको हम लोग समझते हैं। ये लॉजिक ऐसे क्रिएट हुआ कि जॉन डाल्टन ने अपने एक पोस्टुलेट में बोला है। क्या बोला है? जॉन डाल्टन ने अपने एक पोस्टुलेट में बोला है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोला है? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारे एटम्स हैं वो कैसे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अगर कोई कह रहा है कि कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? जितना उसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही उसमें कितना चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अभी तक चूंकि ये नेगेटिव चार्ज को ढूंढा जा चुका था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। तो ई गोल्डस्टाइन के मन में बात आई कि अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो कि जॉन डाल्टन ने हमें बोला है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। यह बात आपका आर्ग्यूमेंट डाइजेस्ट हो रहा है कि अगर जॉन डाल्टन ने बात कही है कि भाई जितना वहां पर कोई भी एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का आर्ग्यूमेंट तो क्लियर हो गया था, क्योंकि उसको ऑलरेडी जे जे थॉमसन ने क्या किया था? ढूंढ लिया था। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्कवरी है, इसके पीछे लग गए इसी सोच के साथ कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसमें अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जरूर उसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। इसी सोच के साथ वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करके फाइनली उन्होंने जो अपना डिजायर्ड रिजल्ट था उसको पा लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे लिखिए, द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, the emission of negatively charged electron from the atoms of the gases, the emission of negatively charged electron from the atoms of the gases in the discharge tube suggested that some positively charged particle must be present
some positively charged particle must be present in an atom और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ये भाई साहब ने क्या नाम दिया, ये भाई साहब ने उसको क्या बोला, प्रोटॉन का नाम दिया। अब इसको ही वो कैनल रे एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है, या फिर इसी को एनोड रे एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है। तो लिख दीजिए, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वॉज कैरिड आउट इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वॉज कैरिड आउट in an experimental setup in which canal ray or anode ray was used, canal ray or anode ray was used, and the experiment was known as canal ray experiment, कैनल या एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है इसको मैं अभी आपको समझाता हूं, ये क्या है इसको अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये कैनल रे और ये क्या है, कैनल रे या एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिए क्या बोला उन्होंने कहा कि अगर देखिए सेम ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए किस में थे, ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे किस वाले डिस्चार्ज ट्यूब में, ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं किस में, डिस्चार्ज ट्यूब में। तो अब वापस से आपको क्या बनाना है, डिस्चार्ज ट्यूब बनाना है, वापस से आपको क्या बनाना है, यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब बनाना है। तो आप लोग मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते चलिए डिस्चार्ज ट्यूब का, फिर एक एक करके सारे बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। यहां पर उन्होंने क्या यूज किया, वैक्यूम पंप यूज किया। अब ये लॉजिक दोबारा मैं नहीं बता रहा कि ये वैक्यूम पंप क्यों यूज किया, किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड बोलते हैं, ये सब अब दोबारा यूज नहीं कर रहे। तो ये सब तो ऑलरेडी अब हम लोग को क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ये सब ऑलरेडी अब हम लोग को क्लियर है कि यहां पे कैसा कैसा सेटअप लिया गया था, ये सब अब हमारा क्लियर हो चुका है। तो बस आप एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है उसको बना लीजिए और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को बनाकर और फिर जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सा एक अरेंजमेंट जहां पर इस प्रकार से हाई वोल्टेज बैटरी सप्लाई किया और इस तरह का एक सेटअप तैयार किया। ये वो सेटअप था जो सेटअप आप ऑलरेडी पढ़े हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए बाबू, आप लोग इधर देखिए, इन्होंने इस इधर जो उन्होंने क्या यूज किया था, यहां पे क्या था, एनोड की कैथोड था। इस एंड पे क्या था, पक्का ध्यान है, इस एंड पर एनोड था कैथोड था, तो ये कैथोड हो गया। तो ये आपका अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, कैथोड है। ये क्या है, कैथोड है। इसका नाम क्या है, कैथोड है। ये कैथोड है और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इस तरफ जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये एंड जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका डिजाइन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, चेंज किया। इसका डिजाइन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, चेंज किया। कैसा डिजाइन बनाए, एक तो इसको थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट किया और जो हमारा एनोड था उसको ऐसा बनाया। कैसा बनाया, ऐसा बनाया। ये जो डिजाइन है उसमें थोड़ा सा क्या किया, परिवर्तन किया और इसको बोलते हैं परफोरेटेड। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
परफोरेटेड एनोड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज परफोरेटेड? परफोरेटेड का मतलब होता है जालीदार। क्या मतलब होता है? जालीदार। आपने गाना भी सुना होगा, बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती। सुने हैं? नहीं सुने हैं? जालीदार मतलब होता है जो इस तरफ से उस तरफ दिखाई दे और उसमें छिद्र हो। छिद्र हो, जैसे चाय छन्ना होता है, जैसे वो आटा को चालने वाला जो एक ठो चलनी होता है, ऐसा परफोरेटेड था। क्यों ऐसा परफोरेटेड रखा गया? तो उसका कारण था कि इस साइड से ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां से कुछ रेस तो इधर आ रही होंगी, यहां से कुछ रे इधर जा रही होंगी और यहां से कुछ रे भी क्या हो रही होंगी? उधर जा रही होंगी। ये परफोरेटेड एनोड की परफोरेटेड कैथोड, हमसे कुछ गलती हो रही है। ये परफोरेटेड कैथोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफोरेटेड कैथोड। ध्यान से देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, एक मिनट रुकिए। ये परफोरेटेड कैथोड होगा। हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। ये परफोरेटेड क्या होगा? कैथोड होगा। ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और परफोरेटेड कैथोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछला वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर, पिछला वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर तो हम लोग एनोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखे ही थे। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में स्लाइड चेंज किया उन्होंने। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? स्लाइड चेंज किया। क्या क्या चेंज किया? तो इस साइड उसने क्या रखा? कैथोड रखा। इस साइड उसने एनोड रखा और जो हमारा कैथोड था उसको परफोरेटेड रखा। ये जो हमारा कैथोड था इसको उसने क्या रखा? परफोरेटेड रखा। अब इस दीवार पर उसने क्या लगाया? इस दीवार पर उसने क्या लगाया? फ्लोरोसेंस लगाया। यानी इस दीवार पर उसने ZnS का कोटिंग दे दिया। इस दीवार पर उसने क्या किया? ZnS का कोटिंग दे दिया। अब थोड़ा एक बार ध्यान से सुनिए। ये अगर एनोड है और ये कैथोड है तो कैथोड से जो रे आ रही थी वो इस तरफ आ रही होगी। जब कैथोड से इधर रे आ रही थी तो वो नेगेटिवली चार्ज रे था और उसको हमने क्या नाम दे दिया था? कैथोड रे नाम दे दिया था। क्लियर? अब साइंटिस्ट जिनका नाम था ई गोल्डस्टाइन, उन्होंने सोचा कि एक बार चेक करते हैं कि अगर इधर से चल के कोई चीज इधर आ रही है तो क्या इधर से चल के भी कोई चीज उधर जा रही होगी? ऐसा उनके मन में डाउट आया। क्या डाउट आया? कि अगर वहां से चल के कोई चीज इस तरफ आ रही है तो हो सकता है कि कोई चीज यहां से चल के कहां जा रही होगी? उस तरफ भी जा रही होगी। ऐसे उनके मन में क्या आया? ये आया, सोच आया, मतलब डाउट आया। ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने इस तरफ ना लगा के, यानी एनोड की तरफ में ना पेंटिंग करके, किस साइड पे पेंटिंग किया? किस साइड पे? वो जिंक सल्फाइड का कोटिंग कराया। इस साइड पे जिंक सल्फाइड का क्या करा दिया? कोटिंग करा दिया। और जब इस साइड पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कराया और जो अपना कैथोड था उसको कैसा ले लिया? परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब जालीदार। जालीदार मतलब जहां पर छन्ने की तरह क्या हो? छेद हो। और तब जब उसने स्विच को ऑन किया तो क्या देखा गया? कि इसके ऊपर भी लाइटें वैसे ही जलने लगी जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जल रही थी। लाइट कैसे जलने लग गई? जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जल रही थी। तो इनको ऐसा लगा कि अगर यहां से कोई चीज नहीं चल रहा होगा तो फिर इस पर टकरा कैसे रहा होगा? अगर उस दीवार पर कोई चीज टकरा रहा है और चमक रहा है, इसका मतलब जरूर यहां से कोई चीज उधर जा रहा होगा। और अगर यहां से कोई चीज उधर जा रहा है और ये वाला टर्मिनल कैसा टर्मिनल है? दिस टर्मिनल इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। तो यहां से जो रेज निकले होंगे वो भी किस नेचर के होंगे? जरूर पॉजिटिवली चार्ज रेज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तब ना ये इससे दूर भाग रहा है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये भी पॉजिटिव है और इससे जो रेज निकल रही होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, तभी वो जाके एक दूसरे के से क्या कर रही हैं? दूर भाग रही हैं। ये जो रेज निकली वो कैसे निकली? पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज निकली। पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज निकली। और ये छेद छेद करने से क्या हुआ? ये बीच बीच में से क्या हो गई? पास हो गई। और पास होकर जाकर क्या हुआ? यहां पे जब टकराई हैं तो ये क्या करी? चमकने लग गई। तो यहां पर आपको क्या हुआ? ग्लोइंग दिखाई देने लगा। यहां पर क्या दिखाई देने लग गया? ग्लोइंग दिखाई देने लगे। और इस ग्लोइंग से ये कंफर्म हुआ कि 100% इस पर्टिकुलर रेज से, इस पर्टिकुलर रेज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेज कहते हैं। ऐसा उन्होंने डाउट किया और जब एक्सपेरिमेंट किया तो वही इन लोगों को क्या हुआ? पता चला। और जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है। उसके बाद तो पहले आप इसको बनाइए, तब फिर इसके बाद का कहानी सुनाते हैं। अच्छा, ये कैनल क्यों बोला गया? इसका नाम कैनल क्यों है?
व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैनल? इसको कैनल रे क्यों बोला? व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैनल? क्योंकि ये जो छिद्र जैसा बना हुआ है, ये क्या हम लोग के भी वहां पे आदित्यपुर में तो कैनल है ना, जहां पे हम नीचे से क्रॉस करते हैं। कैनल मतलब होता है ऐसा कोई जगह जिसके अंदर से आप क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो चूंकि ये परफोरेटेड कैथोड लिया था, तो उसके अंदर से हम लोग क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, इसलिए इसको कैनल रे एक्सपेरिमेंट भी बोला गया। दूसरा, इसको एनोड रे क्यों बोला गया? क्योंकि जो रेज हैं वो कहां से ओरिजिनेट हुई हैं, एनोड से जो ओरिजिनेट हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो ये आप इसको लिख लीजिए, ये पूरा डायग्राम आप बना लें। याद रखिएगा, परफोरेटेड कैथोड हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन सा कैथोड? परफोरेटेड कैथोड, हां, जालीदार। और रेज वहां से आई हैं और यहां पे आके चमक रही हैं। गुड, बना लिए? वाह, बाकी लोग लिखिए। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज कैनल रे एक्सपेरिमेंट। This experiment is called as channel ray experiment because this experiment is called as channel ray experiment because the cathode was taken as perforated cathode. The cathode was taken as a perforated cathode in which perforated cathode in which a canal like structure was present, in which a canal like structure was present, canal like structure was present, canal like structure was present. This was taken, full stop, this was taken in order to pass the positively charged anode rays. This was taken to pass the positively charged anode rays through them. It was taken to pass the positively charged anode rays through them. उसके थ्रू ये क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। और जब ये इसके थ्रू क्रॉस करके इस दीवार पर टकराई है, तो वहां पे क्या हुआ है, ग्लोइंग स्टार्ट हो गया। और ग्लोइंग से क्या कंफर्म हो गया कि जरूर यहां से कोई ना कोई रेस वहां से वहां गई होंगी। और ये कैसे पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट हो रही थी, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर उससे कोई चीज दूर भाग रहा है तो लाइक चार्ज क्या करता है, आपस में रिपेल करता है। तो इससे हमने कंफर्म किया कि ये कौन सा चार्ज रे था, पॉजिटिवली चार्ज रे था। तो पॉइंट नंबर 2 लिखा जाए, एज द रेज वेर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड electrode, as the rays were originated from anode electrode, as the rays were originated from anode electrode, which is positive charge in nature, which is positively charged in nature, which is positively charged in nature, which is positively charged in nature, due to the universal charge of property, due to the universal property of charges, due to the universal property of charges, ब्रैकेट में लिखिएगा, due to the universal property of charges, ब्रैकेट में लिखिए, like charges repel each other, like charges repel each other, like charges repel each other, it was confirmed that the anode ray emits, sorry, the anode terminal emits a positively charged rays, anode ray emits positively charged, repel each other। उसके बाद क्या बोला, it was confirmed that the anode ray emits positively charged rays called as
एनोड रे, कॉल्ड एज एनोड रे। अब वो एक्चुअली बात ऐसी है कि एनोड से रेज नहीं निकलती है। होता क्या है, यहां से जो रेज निकल रही थी कैथोड से, ये अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए जो अब बात बता रहा हूं। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए होता एक्चुअली क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, यहां से जो रेज निकल रही हैं, होता एक्चुअली ऐसा है। देखिए ध्यान से तो समझ में आएगा। होता कैसा है, यहां से कुछ रेज निकली थी जिसको हमने क्या कहा था, कैथोड रे कहा था। या ये कैथोड रे ना कह के हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रेज कहते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज रेज जो हैं, ये इधर से आने वाली रेज जो यहां से एनोड से निकली हैं, एक्चुअली एनोड से निकली नहीं है। होता क्या है कि यहां पर जो एटम्स हैं, इससे जब ये रेज टकराई हैं, इससे जब ये रेज टकराई हैं, तो ये आयंस को क्या, ये जो गैसियस एटम था उसको क्या कर दे रही थी, आयनाइज कर दे रही थी। आयनाइज करके इसके थ्रू तो ये क्रॉस कर गई, ये इधर पहुंच गई। ये जो एटम आयनाइज हुए थे, तो अगर नेगेटिव चार्ज जाकर किसी चीज से टकराएगा तो क्या करेगा, उसके साथ बॉम्बार्डमेंट होगी। बॉम्बार्डमेंट होने पर ये नेगेटिवली चार्ज इतना हाई स्पीड था कि ये तो सीधा निकल गया, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहां से निकल गया। तो ये जो था वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर क्या हो गया, खींचा चला आया। तो ये जो आयंस थे वो इस तरफ खींचे चले आए और उसके स्ट्राइकिंग से क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो एक्चुअली में एनोड रे एमिट नहीं करता, तो नोट डाल के इस बात को लिख लीजिए, एनोड रे आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग समझने के लिए समझ गए कि जरूर कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा ऐसे, पर एक्चुअली में क्या हुआ वो लिख लीजिए, एनोड रे आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड से एक्चुअली ओरिजिनेट नहीं होता है पॉजिटिवली चार्ज, स्पेस बिटवीन कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस आयनाइज हुआ है, जो गैस आयनाइज हुआ है, उससे ये सब क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड पैदा होते हैं। गॉट इट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि क्या सच में एनोड ही एनोड रे एमिट करता है, तो आंसर क्या होगा, नो, एनोड रे एनोड एमिट, एनोड के द्वारा एनोड रेज एमिट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, तो जो गैसियस आयंस हैं बीच में, उसमें जब नेगेटिवली चार्ज रेज टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाते हैं। तो जो दूसरे पॉजिटिवली चार्ज आयन वहां बच गए, वो इस कैथोड की ओर खींचे चले आते हैं और वही जाके टकराते हैं, और उसी से कंफर्म हुआ था कि क्या है, ये कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअली यही हुआ है। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। अगला हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एनोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम लोगों ने कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थी, वैसे ही एनोड रे की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, एनोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एनोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन, ये कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। अब सेम लॉजिक यहां पर भी काम करेगा, पर मैं डायग्राम नहीं बना रहा। क्या लॉजिक है कि हमने वहां पे एक फैन डाला और उसकी परछाई जब बन गई तो हमें पता चल गया कि ये कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। नेक्स्ट, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल, तो ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। अगेन सेम, मटेरियल पार्टिकल के लिए हमने क्या किया था, उसी चक्री को ऐसे ना रख के अब कैसे रख दिए थे, ऐसे रख दिए थे, और ये इस पर टकरा के इसको क्या कर दिया था, रोटेट करा दिया था।
तो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है। थर्ड, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज deflected by electric and magnetic field। ये भी हम लोगों ने देखा था कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। याद करिए हमने ऊपर नीचे क्या लगा दिया था, टर्मिनल्स लगा दिए थे, जो कि वो नेगेटिवली चार्ज था तो पॉजिटिव की ओर चला गया। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो किस टर्मिनल की ओर चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर चला जाएगा। तो ये भी उन्होंने किया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज depends upon the value of positive charge depends upon the nature of gas in which the discharge is taking place, depends upon the nature of gas in the discharge tube, upon the nature of gas in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था उस पॉजिटिव चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद तो पूरा गैस पार्टिकल ही था ना, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो गैस पार्टिकल ना पूरा पॉजिटिव है। अब हीलियम होगा गैस तो उसका पॉजिटिव चार्ज अलग होगा, माने पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नहीं, उसका जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, कितना प्रोटॉन है उसके अंदर, तो वो प्रोटॉन का जो मात्रा है वो तो अलग अलग है। खैर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन फिक्स है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, और यदि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जैसे नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 इंटू 10⁻19। तो अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, वो लिखिए, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन is equal to +1.6 into 10⁻19 कूलम, +1.6 into 10⁻19 कूलम, 10⁻19 कूलम। तो ये क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। नेक्स्ट, द E/m रेशियो, the E/m ratio of proton was found to be, the E/m ratio of proton was found to be 9.58 into 10⁻⁴ coulomb per gram, 9.58 into 10⁻⁴ coulomb per gram। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन वाले जितने भी पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, अच्छा ये सब फिर वैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, चार्ज टू मास रेशियो के लिए ऐसे मोलिकन टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, ये वैल्यू ऑफ चार्ज पता करने के लिए फिर एक उसने मैग्नेटिक फील्ड में उसको डिफ्लेक्ट किया होगा। क्योंकि कैथोड में ऑलरेडी ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा इसको नहीं लिख रहे हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में दोबारा नहीं लिख रहे। और एक बार अगर आपको चार्ज मालूम है और चार्ज टू मास मालूम है तो क्या मैं मास ऑफ द प्रोटॉन निकाल सकता हूं, द मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन किसके बराबर होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज बाई चार्ज टू मास, दैट इज E इंटू m बाई E। E से ही कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। तो m निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻+19 को डिवाइड दे देना चाहिए किससे, 9.58 इंटू 10⁻⁴ को। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो मास है वो आता है 1.67
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर मैं इसे किस में लिखूं, केजी में लिखूं, तो मास कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और ये दोनों वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। क्या प्लस, अरे सॉरी -90, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, इतनी सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इतनी सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्वेंटी थ्री क्यों, और ये 1.6 है, 9.58 है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ऐसा देखा गया, ये जो मास है वो ये देखा गया ऐसा 1837 टाइम्स, ये किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ये कितना गुना भारी था, 1837 टाइम्स उससे क्या है, ये भारी है। जब प्रोटॉन या हाइड्रोजन के मास से वो 1837 टाइम्स हल्का था, तो ये उससे कितना है 1837 टाइम्स भारी है, और होना भी चाहिए। क्यों, तो यहां से एक इस पूरे चीज को पढ़कर, ये लिख लिए ना सब लोग, इस पूरे चीज को पढ़कर हमको क्या समझ में आ रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 × 10⁻⁻27 ग्राम होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। यहां पर आप देखिएगा दोनों वैल्यूज में तो लगभग 1000 गुना का अंतर है। 1000 गुना है ना, 27 और 24, 3 जीरो का अंतर है। तो ये जो एग्जैक्टली है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ, ये उल्टा लिख दिया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। और ये डब्बे में आपको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये एक रिलेशनशिप है, अगर एक का मास पता है तो दूसरे का मास आप निकाल सकते हैं। डन। नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब आप प्रोटॉन की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन, लिखिए प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। Proton is a fundamental particle of an atom which carries 1 unit positive charge. Proton is a fundamental particle of an atom which carries 1 unit positive charge, which carries 1 unit positive charge of 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻, प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास है हैविंग मास 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो ये दो बातें आपको क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। डन। यहां पर जाके आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वो क्या क्या है, एक तो उसका चार्ज कैसा होता है, दूसरा उसका मास कितना होता है, तीसरा उसका चार्ज टू मास रेशियो कितना है, कौन से ईस्वी में कौन सा चीज हुआ है जिससे कि आपको ये
समझ में आएगा। और इसका जो श्रेय है वो ई गोल्डस्टाइन को जाता है और ईस्वी है 1889। क्या है? 1889। तो क्रोनोलॉजी में हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन पाए हैं और फिर क्या पाए हैं? प्रोटॉन पाए हैं। और साल कौन सा आ गया है? 1889। एक मिनट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जी बोला जाए। हाँ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये लिखा है ना मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ एमपी होगा, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का साल है। अब रह गया लास्ट, क्या? अब रह गया लास्ट, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का श्रेय जानते हैं किसको जाता है? न्यूट्रॉन का श्रेय गया हुआ है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स चैडविक, और साल है 1932, 1932। इसको अभी लॉजिक नहीं बनता है उसको पढ़ने का। तब ये लोग किस साल में है? 1889 में। अभी नहीं पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन को आने दीजिए, रदरफोर्ड के बाद न्यूट्रॉन के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी सही साल आया नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी आप 1889 में है और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को बनाया 1932 में, लगभग 30 साल बाद। अभी 30 साल के बीच का कहानी पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उधर जाएंगे। तो आप हेडिंग डालिए, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग डालिए, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब जॉन डाल्टन के बाद अगर कोई भगवान पैदा हुआ केमिस्ट्री में तो उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जे थॉमसन। उसका नाम क्या था? जे थॉमसन। इसको क्यों भगवान मान रहे हैं? क्योंकि पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया? पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। कौन सा साल? 1808। दूसरा जो मॉडल दिया गया वो 1906 में। किसमें? 1906 में। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। और 1907 में इसी बात के लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। 1907 में इसी बात के लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। तो 1906 में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया एटम का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इसी मॉडल का एक आध और नाम है, कोई जानता है इस मॉडल का क्या क्या नाम है? हाँ, एक तो इस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। एक तो इसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, और कोई दूसरा नाम? इसका एक और नाम है वाटर मेलन मॉडल। बड़ा ही सरल सा मॉडल है इनका, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। इन्होंने क्या किया कि एक एटम बनाया, कहा कि ये देखिए एक एटम है। इस एटम में जो ये बेस था, जो ये क्या था? बेस था, उसको इन्होंने कहा कि ये जो बेस है वो किससे बना हुआ है? ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से बना हुआ है। क्योंकि जिस टाइम पर ये बात बोल रहे थे उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ दो ही चीज थी। कौन कौन सी? एक था हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सिर्फ दो ही चीज थी। उन्होंने कहा कि जो बेस है ये किससे बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से बना है। और इसी पर्टिकुलर बेस पर कहीं कहीं जैसे वाटरमेलन को आप काट दीजिए, जैसे आपने देखा होगा तरबूज को, आज के दिन गर्मी का समय चल रहा है तो अभी देखा होगा आपने तरबूज मिलता है, तो बीचों बीच तरबूज को काट दीजिएगा तो उसका जो फेस है वो कैसा दिखाई देता है? पूरा रेड दिखाई देगा, और बीच बीच में ब्लैक 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 बीज उसके ऊपर क्या रहता है? एम्बेडेड रहता है। उसने ठीक इसी प्रकार से कहा कि ये पूरा का पूरा बेस जो है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और कहीं कहीं पर बीच बीच में क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो एम्बेडेड है। और ये देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ये सच में कोई वाटरमेलन है, जो कि जिसका बेस कैसा है? पॉजिटिव है, और उसका जो ये बीज है, मतलब ये जो सीड्स हैं, ये कैसे हैं? ब्लैक 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 जैसे सीड्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या है?
एम्बेडेड है, इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या रखा गया, वाटरमेलन मॉडल। और इसी का नाम प्लम पुडिंग क्यों रखा गया, प्लम मतलब क्या होता है, केक, और केक में जो कुछ चेरी वगैरह डाला रहता है तो वो पुडिंग्स की तरह काम करता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी ब्रिटानिया का केक हम लोग खाते हैं, तो उस ब्रिटानिया के केक में जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो पूरा एक तो क्रीम कलर का रहता होगा, और बीच में कहीं लाल चेरी तो कहीं ऑरेंज चेरी कहीं येलो चेरी सब रहता है। तो वैसा ही ये भी एक क्या है, मॉडल है। तो ये मॉडल को देने वाले जो साइंटिस्ट है वो दिया 1906 में ये मॉडल तैयार किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तो लिखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन द इमीडिएट प्रॉब्लम वाज टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ, after the discovery of electron and proton, the immediate problem was to know about the position of electron and proton inside an atom. The immediate problem was to know about their position, या to know about the position of electron and proton inside the atom. Position of electron and proton inside the atom. तो 1906 में इनको क्या मिला, इस कार्यक्रम के लिए नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला। और ये मॉडल इन्होंने दिया 1901 से 1903 के बीच में, ये मॉडल इस बीच में दिया, और इसी काम के लिए इनको 1906 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो लिखिए, जे थॉमसन इन द ईयर 1901 से 1903, इन द ईयर 1900, क्योंकि देखिए एक साल ऐसा, माने इनको साल लग गया, ये बात मैंने एक साल से ज्यादा लग गया ये बात बताने में, कि पहले के टाइम पे एकदम सरल काम नहीं होता था कि हाँ भाई सो के उठे और कह दिया ऐसा मॉडल है, ऐसे तो नहीं। वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कुछ सारा अपना सेटअप दिमाग लगाए होंगे, उसके बाद ही ना, ऐसे तो सो के उठ के नहीं बोले होंगे। तो एक कुछ साल लग गया। तो इन द ईयर 1901 to 1903 he proposed a model in which the atom was a two-dimensional structure. The atom was a two-dimensional structure having a radius of 10 raised power minus 8 मीटर। इनके मॉडल के हिसाब से एटम का रेडियस कितना था, 10 रेज़ पावर माइनस 8 मीटर का था, सॉरी 10 रेज़ पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का था, 10 रेज़ पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, इन विच the entire space was positively charged. The entire space was positively charged, and the electrons were embedded. The electrons were embedded or stuffed in it. और स्टब्ड इन इट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, एम्बेडेड थे, इलेक्ट्रॉन्स वेर एम्बेडेड, which was similar in visualization of watermelon, which was similar in visualization as watermelon. Therefore, this model is also known as watermelon's model. Therefore, this model is also known as watermelon model or watermelon model, और इसको एक और नाम क्या दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे छोटे छोटे चेरी के टुकड़े केक के ऊपर प्लम्स बिखरे रहते हैं पुडिंग्स में, उसी तरह से इसका मॉडल का नाम रखा गया प्लम पुडिंग मॉडल।
डन। इसके नीचे आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए और उसके नीचे एक इंफॉर्मेशन के रूप में लिख लीजिए कि 1906 में इनको इस काम के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ही गॉट नोबेल प्राइज, he got Nobel Prize for this atomic proposal of atomic structure in the year 1906. He got Nobel Prize for this proposal of atomic structure in the year 1906. 1906 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इसी कार्यक्रम के लिए। डन। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, मॉडल क्लियर है? हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, बड़े आगे हेडिंग डालिए। रदरफोर्ड्स, अच्छा वहां लिख लीजिएगा, एक लाइन और ऐड करिए अगर जगह है वहां पे तो एक लाइन और ऐड करिए। राइट, दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड, दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड because this model was rejected because it does not have any experimental evidence. This model was rejected because this does not have any experimental evidence. कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, मैंने अपने मन से कुछ बोल दिए थे, कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताए। जैसे रदरफोर्ड ने वो एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई इसका मॉडल कैसा होता है एटम का, इनके पास कोई ऐसा ठोस जवाब नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं था। समय लगा इनको ये बताने में कि कैसा है एटॉमिक मॉडल, पर कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था कि जिसको दिखाकर ये बता सकते ये कैसा होता है। लेकिन जो जॉन डाल्टन ने जो मॉडल दिया था तो प्योरली थियोरेटिकल मॉडल था। एटलीस्ट हमारे पास अभी कोई एक मॉडल तो था जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर दिया था, सजा के रख दिया था। अब हेडिंग डालिए, Rutherford's alpha ray scattering experiment, scattering experiment, Rutherford's alpha ray scattering experiment। एक तो इस एक्सपेरिमेंट का एक और नाम भी है। What is the other name of this experiment? क्या नाम है इसका? We also called as गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसका एक और नाम क्या है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या इसको रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है? रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से तो खैर जानते ही जानते हैं। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते ही जानते हैं। अब ये सब नाम इनका क्यों पड़ा, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्यों इसका नाम गोल्ड फॉयल पड़ा, क्यों इसका नाम रदरफोर्ड पड़ा, और क्यों इनका नाम अल्फा रे स्कैटरिंग पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट 1911 में परफॉर्म किया गया बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज, पूरा नाम था सर का ए रदरफोर्ड, एडोब रदरफोर्ड, शायद एडोल्फ रदरफोर्ड पूरा नाम है। खैर ए रदरफोर्ड लिख लीजिए, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ए पक्का है, ए रदरफोर्ड, इनका नाम था ए रदरफोर्ड। और साल कौन सा चल रहा है? 1911। तो आप क्रोनोलॉजी में अगर चलेंगे तो 1889 प्रोटॉन, 1901 to 3 थॉमसन्स मॉडल, 1906 नोबेल प्राइज फॉर फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, एंड देन 1911 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा लोगों को शो किया। करना तो पहले ही स्टार्ट कर दिए होंगे, क्रेडिट 1911 में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें उन्होंने पब्लिक कर दिया अपना जो ऑब्जर्वेशंस था, इसलिए लोग 1911 बोलते हैं। पर करना तो ये स्टार्ट कर दिए होंगे जब नोबेल प्राइज मिल रहा होगा, उसी के आसपास में कहीं ये स्टार्ट कर दिए होंगे। क्या ये इसको नोबेल प्राइज मिल गया है तो कुछ किया, बकवास कुछ भी सो के उठ के बोल दिया है, तो इसको प्रूफ करना चाहिए सही है कि गलत है, पता तो करें कि जो मॉडल बोल रहा है वो है भी कि नहीं। नोबेल प्राइज तो इसलिए मिला क्योंकि 100 साल तक हमारे पास कोई मॉडल ही नहीं था एटम का। दैट इज ही वाज द फर्स्ट पर्सन
टू गिव अ मॉडल कि भाई ऐसा होता है, मेरा एटम देखने में ऐसा है, गॉट इट। एक कंट्रोवर्सी वाला बात बोल देंगे तो भगवान का जैसे मूर्त है, तो हमने कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान है ना, कि तो देख देख जैसे आप इमेजिन करिएगा कि कृष्ण भगवान है, तो आपके मन में एक छवि आएगी, एक बांसुरी है, वो भगवान गाय के आगे सामने खड़े हैं, ऐसा एक पांव टेढ़ा है, एक दिमाग में इमेज बनता है। लेकिन आप अल्लाह के बारे में इमेजिन करिए तो आपको ब्लैंक दिखाई देगा ना, कुछ दिखाई देगा वहां पे, नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही, तो कुछ नहीं था से कुछ हुआ, तो लोगों को लगा कि अरे ये तो मतलब अब सच में कृष्ण भगवान वैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ये तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। चाहे राम भगवान वैसे ही दिखते थे नहीं दिखते थे, ये तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। पर हम लोग एटलीस्ट एक इमेज हमारे दिमाग में बनता है कि कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है। अब जैसे आपने आज तक ब्लैक होल को नहीं देखा है, तब ब्लैक होल का कोई इमेज बना पा रहे हैं आप कि क्या ऐसा होगा ब्लैक होल? ये सब एक थ्योरेटिकल बातें हैं जो लोग बनाते हैं। कुछ फोटो में एक सूर्य के जैसा उसके अंदर ब्लैक कलर का कुछ बना दिया, सब थ्योरेटिकल है, किसने देखा नहीं है आज तक कि ब्लैक होल एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, पर जिस दिन हम पहली बार उसको देखेंगे तब तो हमें उसका इमेज का पता चल जाएगा भाई कैसा होता है देखने में। तो ये बोलो टेलीस्कोप अभी एक सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, इसने कहीं पर एक छोटा सा ब्लैक होल अभी डिस्कवर किया है, तो उसका इमेज लोग अभी थोड़ा थोड़ा वो टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन और बढ़ाकर बोल रहे हैं कि अगर है वहां पर तो फिर हम एक अच्छा टेलीस्कोप भेजें जो इससे ज्यादा रिजोल्यूशन का हो, तो उसका फोटो डेवलप करें। ऐसे सब चल रहा है उधर। तो जब तक देखा नहीं तब तक तो पता नहीं चल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो मॉडल का दिखाई दिया, तो लोगों के अंदर एक आशा है कि चल भाई अब इससे कुछ एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगी तो कुछ और भी चीजें इसमें पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। खैर, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट साल याद रखिएगा 1911। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक इस तरह का चैम्बर लिया गया, यहां पे किस तरह का चैम्बर लिया गया, इस चैम्बर के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया। क्या लिया गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब आप लेते हैं तो वो वहां से कुछ रेडिएशंस छोड़ता है। तो ये जो चैम्बर था, ये जानबूझ के ऐसा चैम्बर लिया जाता है जहां से रेडियो एक्टिव रेज जो है वो पास ऑन नहीं कर सकें, क्योंकि ये हाईली डेंजरस होते हैं। तो ये जो इधर था इसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको जो आप छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करेगा? अल्फा बीटा गामा रेज रेडिएट करेगा। वो क्या करेगा? अल्फा बीटा गामा रेज रेडिएट करेगा। ऐसे वो भी क्या कर रहा था? कुछ रेज रेडिएट कर रहा था। तो हमने जो एलिमेंट लिया था उससे जो रेज आ रही थी वो कौन सी रेज थी? वो अल्फा रेज थी। इसीलिए जो हमने एक्सपेरिमेंट का नाम लास्ट पेज पर लिखा था उसमें क्या वर्ड आया? अल्फा एक्स रे आया। तो ये अल्फा रे का लॉजिक क्लियर है कि अल्फा रे कहां से आया? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने लिया था वो कैसा था? अल्फा रे एमिट करने वाला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अल्फा रे पड़ा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पे हमने क्या ले लिया? एक इस तरह का दीवार टाइप का स्ट्रक्चर ले लिया। ये दीवार का काम क्या है? ये दीवार का काम है कि ये जो रेज जा रही हैं इधर से उधर, उनमें से सारी रेज में से सिर्फ उन रेज को अब ये जाने देगा जो रेज क्या होंगी? लगभग स्ट्रेट होंगी। लगभग क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। तो ये उन रेज को ही जाने देगा जो लगभग क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। अब जब ये ऐसा हुआ, इसके बाद यहां पे आपने क्या ले लिया? एक इस तरह का स्क्रीन लिया। यहां पे आपने क्या लिया? एक इस तरह का क्या ले लिया? स्क्रीन ले लिया। एक इस तरह का क्या लिया? स्क्रीन लिया। एक इस तरह का क्या लिया? स्क्रीन लिया। इस स्क्रीन में आपने किसकी कोटिंग कराई है? आपने इसमें ZNS की कोटिंग करा रखी है। इस स्क्रीन में आपने क्या किया है? ZNS का कोटिंग करा रखा है। इस स्क्रीन में ZNS का क्या कराया है?
कोटिंग कराया है। अब ये जो स्क्रीन आपने लिया है जिसमें आपने ZNS की कोटिंग कराई है, ये ZNS की कोटिंग कराई है आपने, तो ये ZNS की कोटिंग इसके अंदर ऐसे करके आपने एक ZNS की कोटिंग करा दी है, ये ZNS की कोटिंग कराई है। इसका क्या काम होगा, अगर कोई चीज आकर इस पर टकराएगी तो ये क्या करेगा, अगर कोई चीज आकर इस पर टकराएगी तो ये क्या करेगा, ये चमकेगा। ये क्या करेगा, ये चमकेगा। ये क्या करेगा, चमकेगा। ठीक है, तो ये ऐसा, और ये आके इसके ऊपर क्या करेगा, चमकेगा। गॉट इट। तो ऐसे करके इधर हमने ZNS की स्क्रीन लगा दी। अब ध्यान से देखिए आगे का कहानी क्या हुआ। यहां पे उसने क्या लिया, यहां पे उसने एक गोल्ड का फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम होंगे, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम होंगे। इस तरह से उन्होंने क्या रखा, एटम्स को रखा। और जो ये रेज यहां से आ रही थी, जो ये रेज यहां से आ रही थी, ये रेज जब यहां से क्रॉस करेंगी, जब ये आके इधर से क्रॉस की, तो ये रेज तो एक तो दिखने वाली रेज होती नहीं है, कोई दिखने वाली रेज तो होती नहीं है, सब तो इनविजिबल रेज हैं। तो क्या पता चला कि लाइटें कहां कहां चमक रही थी, इधर चमक रही थी, इधर चमक रही थी, यहां चमक रही थी, और लाइटें इस तरफ चमक रही थी। ऐसे लाइट इधर उधर चमक रहा था। लेकिन ठीक जहां पर आपने गोल्ड फॉइल रखा था उसके पीछे कुछ रीजन पे लाइट बिल्कुल भी नहीं चमका। तो इनको इससे एक बात क्या क्या समझ में आई, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, पर फिलहाल अभी हम लोग को यह समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर क्यों इसका नाम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रखा गया, तो उसका कारण था इन्होंने जो ये यूज किया था वो क्या यूज किया था, इन्होंने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, गोल्ड का फॉइल यूज किया था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रखा गया। ये जो मटेरियल इन्होंने लिया था रेडियो एक्टिव, वो कौन सा रे रेडिएट कर रहा था, अल्फा रे रेडिएट कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया। और ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रखा गया। तो ये तीनों नाम क्लियर हो गया पहले कि क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया। आप लिखना स्टार्ट करिए। इन द ईयर 1911 रदरफोर्ड performed, in the year 1911 Rutherford performed an alpha ray scattering experiment to know about the position of, in the year 1911 Rutherford performed the alpha ray scattering experiment to know about the position of two fundamental particles of an atom, to know about the position of two fundamental particles of an atom, to know about the position of two fundamental particles of an atom, that is electron and proton, that is electron and proton, to know about the position of two fundamental particles of atom known as electron and proton. Done. ये जो अल्फा रेज निकले थे, ये निकले थे एक्चुअली, यहां पर जो मटेरियल आपने यूज किया था उसका नाम था रेडियम। क्या यूज किया था आपने, रेडियम यूज किया था, और रेडियम से ही आपने ये अल्फा रे स्कैटरिंग कराया। वहां पर उस टाइम पर गोल्ड चूंकि इजीली अवेलेबल रहा होगा, क्योंकि सोना जो है, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब का पहले सिक्का चलता था। अब ना हम लोग लोहा का सिक्का या एलॉय बना के सिक्का, क्रोमियम और आयरन का एलॉय का सिक्का यूज करते, पर उस टाइम पे सोना इजीली अवेलेबल रहा होगा, और सोना का फॉइल बनाना रिलेटिवली आसान होता है। चांदी को, सोना को, ये सबको अपना जितना पतला चाहे उतने पतले शीट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और फॉइल मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल खाना पैकिंग करने के काम में आता है, सिल्वर फॉइल जो पान ऊन में देखे होंगे कभी, या मिठाई उठाई के ऊपर सिल्वर फॉइल रहता है, ऐसे ही गोल्ड फॉइल होता है जहां पे गोल्ड इतना पतला वो फॉइल रखा गया था ताकि जो बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल है वो इस पार से उस पार क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए। तो आपने जब रेस के बारे में लिखा था तो वहां पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक लाइन हमने लिखवाई थी, ध्यान से देखिएगा तो याद आएगा कि जब उस पर अल्फा बीटा पार्टिकल बम्बार्ड होंगे तो वो अगर पतला है तो वो उसको क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। देखिए एक पॉइंट हम लिखवाए हैं, पॉइंट नंबर 8 या 9 के आसपास में हमने ये पॉइंट कैथोड रे में लिखवाया था कि अगर, कितना नंबर पॉइंट है, एक पॉइंट हमने लिखवाया था, देखिए
कि पेनिट्रेट कर जाता है अल्फा बीटा पार्टिकल अगर वो फॉइल कैसा है, थिन है। किसको किसको पेनिट्रेट करेगा, तो हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे 6th नंबर पॉइंट पर हमने लिखवाया था, मुझे याद है। आप लिखे हैं, आप लिखे हैं? आप नहीं लिखे? क्यों? कल तो भेजा था वीडियो, आप नहीं देखे वीडियो? देखे थे? ठीक है, तो उसमें हमने लिखवाया है ये सब कुछ। खैर आगे देखिए, द अल्फा पार्टिकल, द अल्फा रेज नीडेड, द अल्फा रेज नीडेड were obtained from radioactive element radium enclosed in a box of lead. The alpha particle needed were obtained from the radioactive element radium present in the box of lead. lead के कंटेनर में हमने इसको डाला ताकि ये जो रेडिएशंस हैं ये इस तरफ ना आए, सिर्फ किधर जाएं, आगे की ओर जाएं। लेड के कंटेनर में, LEAD लेड के कंटेनर में हमने रेडियम को रखा था। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्लिट, स्लिट मतलब क्या होता है, बीच का गैप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं। तो ये स्लिट है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, जो अल्फा पार्टिकल्स जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, जो ज्यादा आड़ा बांका था उसको हमने क्या किया, जो बहुत ज्यादा टेढ़ा था उसको हमने क्या कर दिया, उसको तो हमने रोक दिया। जो सीधे सीधे वाले रेस थे उनको हमने क्या कराया, उनको हमने, जो सीधे सीधे रेस थे उनको हमने क्या कराया, इधर से पास करवा दिया। ये जो सीधे सीधे वाले थे उन्हीं को हमने आगे पास कराया, बाकी इनको जो आड़ा बांका वाला था उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया। देन passes through the slit, passes through the six and strikes against the very thin foil, strikes against the very thin foil, strikes against the very thin foil of the order 10 raised power minus 5 centimeter, of the order 10 raised power minus 5 centimeter। कितना पतला है, तो 10 raised power minus 5 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हैं कितना पतला होगा, 1 सेंटीमीटर का 10,000 गुना छोटा सेंटीमीटर में, मीटर में अगर लीजिएगा तो 10 raised power minus 7 टाइम्स छोटा। इतना पतला शीट से आपने उसको क्या कराया, स्ट्राइक कराया। फुल स्टॉप। These particles got scattered, these particles got scattered and were made to fall on a circular screen. These particles were scattered and made to fall on the circular screen, on the circular screen coated with zinc sulfide, circular screen कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, क्योंकि उस टाइम पे यही बहुत फेमस मटेरियल था जिस पे सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये भाई काहे पीछे रहते हैं, ये भी खरीद के लाके अपना लगा दिए स्क्रीन पे। तो जिंक सल्फाइड इन्होंने भी क्या कर लिया, यूज कर लिया। दे प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो जब जिंक सल्फाइड हुआ तो ये सब रेस क्या हुए, टकराए और फ्लैशेस ऑफ लाइट चमकने लग गया। दे प्रोड्यूसेस या दे प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन which help to identify the particle, which help to identify the particle। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो समझ में आ गया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। इस सेटअप में कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है इस सेटअप में? नहीं, चलिए इसको बना लीजिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाइए, तो फिर ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, कैसे कैसे क्या। तो होप कि आपने ये बना लिया होगा। चलिए आगे लिखिए, observations made from Rutherford's experiment, observation made from Rutherford's experiment। तो अभी ऑब्जर्वेशन के लिए मैं जैसा अभी दिखा रहा हूं वो देखिए। तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हमने एक एटम ले लिया ऐसे गोल्ड का, तो देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ रहे थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्ट्रेट क्रॉस कर गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कैसे क्रॉस कर गए, स्ट्रेट क्रॉस कर गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कैसे क्रॉस कर गए, स्ट्रेट क्रॉस कर गए। ये देखने को मिला। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स सेंटर के नजदीक आए, वैसे वैसे
इनमें थोड़ा सा क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे जैसे सेंटर के करीब जा रहे थे वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन की मात्रा थी वो क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। डिफ्लेक्शन की मात्रा कैसी होती चली गई, बढ़ती चली गई। डिफ्लेक्शन की मात्रा बढ़ती चली गई। और वन आउट ऑफ, और ये स्पेशल एक रे देखने को मिला, 1 आउट ऑफ 20,000 जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में क्या हो गया, वापस आ गया। जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में क्या हो गया, वापस आ गया। ये ऑब्जर्वेशन उनको दिखाई दिया। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। इसी क्या ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द रेज पास थ्रू द एटम अनडेविएटेड। उसमें से कुछ जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे इसका जो डेविएशन था वो बढ़ता जा रहा था। और एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, मान लीजिए मैं इसी रे की बात कर रहा हूं या इस वाले रे की बात कर रहा हूं, अगर ये नहीं कुछ हुआ रहता तो सीधा ऐसे चला गया रहता, और इस किसी चीज की वजह से ऐसे मुड़ गया, तो आखिर ये कितना से डेविएट कर गया, डेल्टा एंगल से डेविएट कर गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। और ये डेविएशन धीरे धीरे जैसे जैसे रेस सेंटर की ओर आती गई वैसे वैसे ये रेस क्या होते चले गए, बढ़ते चले गए। तो जैसे जैसे सेंटर को आया डेल्टा का वैल्यू क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया जैसे से टुवर्ड सेंटर। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि ये डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया फॉर 1 आउट ऑफ 20,000 रेज। 20,000 रेज में एक ऐसी रे हुई जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते क्या हो गया, वापस आ गया। ये बातें हम लोग को अपनी कॉपी में लिखनी है, राइट। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखिए, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ये ऊपर वाला फोटो बना लिए थे ना, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अबाउट 99% पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल about 99%, most of the alpha particle about 99% passed through the gold foil undeviated, passed through the gold foil undeviated, बिना डेविएशन के पास कर गए। कितने, ऑलमोस्ट 99% रेज ऐसे थे, 99% रेज ऐसे थे जो अनडेविएटेड क्या हो गए, पास कर गए, अनडेविएटेड पास कर गए। Point number 2, some of these were deflected. Some of these were deflected by a very small angle. Some of these were deflected by very small angle. Some of these were deflected by very small angle. And a very few, point number 3, and a very few alpha particles, 1 out of 20,000 particles. Point number 3, 1 out of 20,000 particles. And के बाद से a very few, 1 out of 20,000 particles suffered major deflection by more than 90 degree. 1 out of 20,000 particles suffered deflection of more than 90 degree and even an angle of 180 degree and comes back to the same path in which it has traveled. Suffers an angle of 180 degree, comes back to the same original path through which it has traveled. जिस रास्ते गया उसी रास्ते आ गया, यानी बाउंसिंग बैक हुआ। रेस का क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ, जिस पर गया उससे बाउंस बैक कर गया। मैं क्या बता, बाउंस बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, या ओरिजिनल पाथ से बाउंस बैक कर गया, यही तो बोला है। ठीक है, ये फोटो आपको अपनी कॉपी में क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ड्रॉ दिस फोटो इन योर कॉपी। तो ये डायग्राम जब आपने बनाया तो इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग को समझ में आ गया कि ज्यादातर जगह जो था वो क्या था,
खाली था, कुछ एंगल, छोटे एंगल से चीजें डेविएट कर रही थी, और जैसे जैसे सेंटर के करीब जाने लगा कुछ रेज ऐसी थी जो 90 डिग्री से ज्यादा, अब देखिए ये वाली जो रे मैंने बनाई है ये 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन है, और 1 आउट ऑफ 20,000 जो है जिस रास्ते पर आया उसी रास्ते पर क्या हो गया, बाउंस बैक कर गया, उसी रास्ते पर क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया। डन। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने दो बातें देख ली, एक रदरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि क्या क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यूज किया, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यूज करने के कारण ही क्या क्या नाम रखा गया था वो हमने लास्ट क्लास में देखा। और व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो अल्फा रेस थे वो क्या हो रहे थे, अभी लास्ट में जो हमने एक स्लाइड देखा था उसमें अल्फा रे देखिए स्कैटर कर रहे हैं ना, ये जो स्कैटरिंग है वो इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद हमने उसका मॉडल देखा कि क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, और लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि किस प्रकार से एक एटम के अंदर ऑब्जर्वेशंस देखा गया। अब हमें दो चीजें और पढ़नी है, एक कि इन ऑब्जर्वेशंस को देख के रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया होगा, और दूसरा कि उस कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया जो कि जे थॉमसन से थोड़ा एक बेटर मॉडल था। खैर वो भी बाद में गलत हुआ क्योंकि फिर बोर ने उसको भी गलत कर दिया, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल वाज अ बेटर मॉडल देन जे थॉमसन मॉडल। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि रदरफोर्ड डिडंट गेट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। बहुत बाद में चल के लोगों ने हल्ला भी किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने को ध्यान रखना है, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट वर द कंक्लूजन मेड फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल एंड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फिर इसका ड्रॉबैक, फेलियर एंड सो ऑन। बहुत